आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो साइंस की दुनिया में ना बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करती है। जी हाँ, ये मॉलिक्यूल्स के छुपे हुए राजों से पर्दा उठाती है। समझे कि एक हाई टेक जासूसी कहानी चल रही है। तो चलें इस मॉलिक्यूलर जासूस यानी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की दुनिया में गोता लगाते हैं। अच्छा, अब एक बहुत बुनियादी सा सवाल है। भाई, हम किसी ऐसी चीज का वजन कैसे कर सकते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते? जरा सोचें तो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये इतने इतने छोटे होते हैं कि इन्हें तोलना तो खैर नामुमकिन ही लगता है ना? बस यही वो चैलेंज है, यही वो मसला है जिसका हल मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमारे सामने लाती है। तो आखिर ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री है क्या? देखें, ये एक बहुत ही पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है। यानी एक ऐसा तरीका जिससे हम किसी भी सैंपल की मॉलिक्यूलर साख्त का पता लगाते हैं। और ये काम कैसे करती है? ये आयनों के मास टू चार्ज रेशो को, यानी उनके मास और चार्ज के तनासुब को नापती है। अगर आसान लफ्जों में कहें ना, तो ये एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म का मॉलिक्यूलर तराजू है। चलें, अब अपनी उसी जासूसी वाली मिसाल को जरा आगे बढ़ाते हैं। तो फर्ज करें कि मास स्पेक्ट्रोमीटर एक बहुत ही माहिर जासूस है और इसका काम क्या है? मॉलिक्यूलर राजों को हल करना। तो इस जासूस का मिशन क्या है? मिशन ये है कि एक नामालूम सब्सटेंस को, एक नामालूम मादे को उसके मॉलिक्यूलर वजन से पहचानना। देखिए, हर मॉलिक्यूल का ना अपना एक खास वजन होता है, बिल्कुल हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह, एकदम मुनफरिद। और हमारा ये जासूस इसी फिंगरप्रिंट को ढूंढने निकला है। तो पहला कदम क्या होगा? मॉलिक्यूल्स को उनके आने वाले सफर के लिए तैयार करना। और ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम इसे आयन गॉन्टलेट का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर ना हर मॉलिक्यूल को 3 मुश्किल मरहलों से गुजरना पड़ता है, जो एक तरह से एक रेस है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक आयन का सफ़र 3 बड़े मराहिल से होकर गुजरता है। पहला स्टेज आयोनाइजेशन, दूसरा सेपरेशन यानी अलहदगी, और तीसरा डिटेक्शन यानी उनकी शनाख्त करना। चलें अब एक एक करके इन सबको जरा तफसील से देखते हैं। तो सबसे पहला कदम है आयनाइजेशन। इसमें होता क्या है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं ना, उन्हें एक पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है। अब ये कैसे होता है? इसके लिए सैंपल पर या तो बहुत तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है या फिर लेजर इस्तेमाल होती है। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल अपना एक इलेक्ट्रॉन खोता है, बूम, वो एक आयन बन जाता है, यानी एक चार्ज पार्टिकल। अच्छा जी, तो अब हमारे आयन्स तैयार हैं। अब इन्हें एक्सेलरेट किया जाता है, यानी इनकी रफ्तार बढ़ाई जाती है, और फिर इन्हें भेज दिया जाता है एक मॉलिक्यूलर रेस ट्रैक पर। जी हाँ, यहीं पर इन्हें इनके मास टू चार्ज रेशो की बुनियाद पर अलग-अलग किया जाता है। समझ लें कि ये वो मरहला है जहां हमारा जासूस असली सुराखों को छांटना शुरू करता है। इस रेस ट्रैक का उसूल बहुत ही सादा है। एक बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड यानी मिकनातीसी फील्ड उन आयनों के रास्ते को मोड़ती है। अब होता यह है कि जो हल्के आयन होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से मुड़ जाते हैं और छोटे टाइट टर्न लेते हैं, जबकि जो भारी आयन होते हैं वो अपने वजन की वजह से जरा चौड़ा बड़ा मोड़ लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी कार रेस में हल्की गाड़ियां तेज मोड़ काट लेती हैं, है ना? और फिर आता है आखिरी मरहला, डिटेक्शन। जब ये अलग अलग हुए आयन अपने रेस ट्रैक के आखिर में पहुंचते हैं, तो सीधा जाकर एक डिटेक्टर से टकराते हैं। ये डिटेक्टर हर आयन की आमद को रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल एक फिनिश लाइन की तरह। और यही हमें बताता है कि कौन से मास का आयन मौजूद है और हाँ, कितनी तादाद में मौजूद है। तो ठीक है, हमारे आयंस ने रेस मुकम्मल कर ली, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका नतीजा कैसा दिखता है। दरअसल डिटेक्टर से जो डेटा मिलता है ना, वो एक ग्राफ में बदल जाता है, और इसी ग्राफ को हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट। इस ग्राफ को मास स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, इसके 2 एक्सिस होते हैं। जो एक्स एक्सिस है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो दिखाती है मास टू चार्ज रेशियो, और जो वाई एक्सिस है, यानी वर्टिकल लाइन, वो बताती है कि हर आयन कितनी मिकदार में, यानी कितनी अबंडेंस में मौजूद है। ये देखें, ये एक सादा सा मास स्पेक्ट्रम है। इसमें हर बार को पीक कहते हैं और हर पीक एक खास मास वाले आयन को जाहिर करती है। अब पीक जितनी ऊंची होगी ना, इसका मतलब है कि वो आयन हमारे सैंपल में उतना ही ज्यादा है। यही तो है हर मॉलिक्यूल का अपना मुनफरिद शनाख्ती निशान।
चलें अब इस सारी थियरी को एक असली मिसाल से समझते हैं। अब हम मिलकर हल करेंगे दी क्लोरीन केस। जी, ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही आम मामला है। कभी सोचा है कि पीरियोडिक टेबल पर क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 या 36 जैसा कोई पूरा नंबर क्यों नहीं है? वो तो 35.5 के आसपास कुछ होता है। ऐसा क्यों? तो जनाब, इस सवाल का जवाब हमें मास स्पेक्ट्रोमेट्री ही देती है और ये हमें बताती है आइसोटोप्स के बारे में। मास स्पेक्ट्रोमेट्री हमें ये दिखाती है कि कुदरत में क्लोरीन असल में दो शक्लों में पाया जाता है। इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं। एक है क्लोरीन 35 और दूसरा है क्लोरीन 37। और सबसे अहम बात यह है कि ये दोनों बराबर मिकदार में बिल्कुल नहीं पाए जाते। अगर हम कुदरती तौर पर पाए जाने वाले क्लोरीन को देखें तो इसमें तकरीबन 75.76% क्लोरीन 35 होता है और बाकी का जो 24.24% है वो होता है क्लोरीन 37। तो जो मास हमें पीरियोडिक टेबल पर नजर आता है ना, वो असल में इन दोनों का एवरेज यानी औसत होता है। तो ये औसत एटमी मास निकालते कैसे हैं? तरीका बहुत आसान है। हम हर आइसोटोप के मास को उसकी कुदरती अबंडेंस के परसेंटेज से ज़र्ब देते हैं और फिर जो दोनों जवाब आते हैं उन्हें जमा करके 100 से तकसीम कर देते हैं। बस। और जब हम ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो जवाब क्या आता है? 35.48 AMU। लीजिए जनाब, हमारा क्लोरीन केस हल हो गया। यही वो नंबर है जो हमें पीरियोडिक टेबल पर नजर आता है। क्लोरीन का ये मुम्मा हल करना तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल थी। मास स्पेक्ट्रोमीट्री के इस्तेमाल तो बहुत बहुत ज़्यादा हैं। मतलब इससे नामालूम कंपाउंड्स की पहचान की जाती है, किसी चीज़ की मिकदार मालूम की जाती है, प्रोटीन्स जैसे बड़े और पेचीदा बायोमॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाता है और जैसा कि हमने अभी देखा, आइसोटोप्स की फरावानी का भी पता लगाया जाता है। सितारों की केमिस्ट्री से लेकर हमारे अपने जिंदा खुलियों के अंदर चलने वाले प्रोसेसेस तक, ये टेक्नोलॉजी हमें अनगिनत मॉलिक्यूलर राज़ों को समझने में मदद दे रही है। तो आखिर में सोचने की बात यह है कि मुस्तकबिल में ये ज़बरदस्त टूल, ये मॉलिक्यूलर जासूस और कौन-कौन से बड़े असरार से पर्दा उठाने में हमारी मदद करेगा।